बड़े ही गर्व की बात है कि आज हमारे विद्यालय में जिला शिक्षा कार्यालय से माननीय सहायक संचालक महोदय पधारे हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। मैं ईएफए महारानी चिमनाबाई हायर सेकेंडरी स्कूल देवास से कक्षा 11वीं की छात्रा हिबा शेख आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। थैंक यू। सर, हमारे विद्यालय में हस्तलिखित मासिक पत्रिका निकाली जाती है जिसे हम छात्राएं अपने शिक्षकों के सहयोग से तैयार करती हैं। पत्रिका के लिए हम किसी विशेष व्यक्ति का साक्षात्कार लेते हैं जिससे कि हमें नई जानकारियाँ मिलती हैं और हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। इसी तारतम्य में मैं आज आपका साक्षात्कार लेना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे मौका देने के लिए, विद्यालय में आने के लिए, आपके साथ साक्षात्कार करने के लिए। थैंक यू सर। सर, साक्षात्कार के पूर्व में आपको हमारे विद्यालय की जानकारी देना चाहती हूँ। सर, हमारा विद्यालय राज्य ओपन बोर्ड द्वारा ईएफए योजना के अंतर्गत संचालित एक विशेष विद्यालय है। इस योजना के अंतर्गत हमें ये G+2 विशाल भवन मिला है जिसमें 22 क्लासरूम, विशाल लाइब्रेरी, विभिन्न प्रयोगशालाएं व अन्य कक्ष हैं। अति शीघ्र ही स्मार्ट क्लासेस भी प्रारंभ होने वाली है। 40 कंप्यूटर्स के कंप्यूटर लैब व लैंग्वेज लैब है। वाईफाई कैंपस व हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा भी है। सर, ये ज़िले का एकमात्र ऐसा विद्यालय है जहां 4 वर्षीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स संचालित है और ज़िले का एकमात्र गर्ल्स विद्यालय है जहां एनसीसी भी है। सर, ये देवास का प्राचीन व प्रतिष्ठित विद्यालय है जिसमें लगभग 1400 छात्राएं अध्ययन करती हैं। पढ़ाने हेतु सर्वश्रेष्ठ शिक्षक, विशाल सभागृह, गार्डन, पर्याप्त फर्नीचर, आरओ वाटर व अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो ये था हमारे विद्यालय का संक्षिप्त परिचय। अब मैं आपसे साक्षात्कार प्रारंभ करने की अनुमति चाहती हूँ। सर, सर्वप्रथम मैं आपका नाम व संक्षिप्त परिचय जानना चाहती हूँ। मेरा नाम सावंत पाटीदार है। मैं फिलहाल अभी कार्य जिला शिक्षा अधिकारी देवास में सहायक संचालक के पद पर हूँ। मूलतः मेरा निवास जो है वो ग्राम बहरावल, कालापीपल तहसील, जो कि शाजापुर जिले में है। मेरी जो प्राथमिक शिक्षा हुई है वो गांव के विद्यालय से हुई है। उसके बाद मेरा हाई सेकेंडरी स्कूल जो कालापीपल तहसील है वहाँ के स्कूल से हुई है, सार्वजनिक स्कूल। उसके बाद जो अगर शैक्षणिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो ग्रेजुएशन हुई है वो एनसीईआरटी का एक प्रतिष्ठित संस्थान है, क्षेत्र शिक्षण संस्थान RI भोपाल, वहाँ से मेरा 4 वर्षीय BA हुआ है। इसके बाद मैंने मास्टर्स किया है, देश की चर्चित विश्वविद्यालय है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली, वहाँ से मैंने मास्टर्स किया है हिस्ट्री में। इसके साथ ही मैं JRF हूँ हिस्ट्री में, और उसके साथ ही उसके तुरंत बाद अगर मैं अपने नौकरी की बात करूँ अगर, तो फिर स्टार्टिंग में उसके जस्ट बाद मैंने दिल्ली सरकार के अंतर्गत जो वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल होते हैं वहाँ पे एज ए TGT सोशल साइंस और इंग्लिश दोनों के रूप में काम किया है। फिर मेरा सिलेक्शन मध्य प्रदेश राज्य सेवा आयोग 2020 की परीक्षा में, जो बहुत सारे पद उसमें होते हैं उसमें से मैंने एक पद चुना था, उसमें से मुझे सहायक संचालक स्कूल शिक्षा विभाग में मेरा चयन हुआ। उसके बाद मेरी प्रथम पदस्थापना जो हुई है वो कार्य जिला शिक्षा अधिकारी देवास में ही हुई। हम जानना चाहते हैं कि आपका शिक्षा विभाग किस तरह काम करता है और उसमें आपकी क्या भूमिका रहती है। अगर आप देखेंगे हमारा शिक्षा विभाग किस तरह काम करता है तो यू आर आवर आंसर, आप ही हमारे आंसर हैं, क्योंकि हम ही इस विभाग स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत ही ओपन बोर्ड और लोक शिक्षण संचालनालय हुआ, राज्य शिक्षा केंद्र, मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम, मध्य प्रदेश संस्कृत संस्थान, ये सभी जो संस्थान हैं वो हमारे स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत ही आते हैं, जिसका एक हिस्सा आपका स्कूल भी है। तो हमारा जो एक विभाग का जो मूलतः लक्ष्य है
वो हर विद्यार्थी तक शिक्षा को लेके जाना है। जो विद्यार्थी किसी भी अगर कहीं पर भी हो, किसी भी कोने में हो, लाइन में खड़ा हुआ आखिरी व्यक्ति भी अगर हमारा विद्यार्थी है, तो उसके लिए हमारा विभाग है शिक्षा देने के लिए। जैसा कि गांधी जी की सोच थी कि जो हमारा विकास है वो इस तरह का हो कि लाइन में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति तक भी वो पहुंच पाए। तो यही परिकल्पना विभाग की भी है कि हम मूलतः विद्यार्थी जो छात्र होते हैं उनकी शिक्षा और जो सर्वांगीण विकास, उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट है, उसी परिकल्पना पे हमारा विभाग काम करता है। और उसी परिप्रेक्ष्य में हम उन सभी विद्यार्थियों तक पहुंचना चाहते हैं जिनको कि हमारे माध्यम से एजुकेशन मिल पाए। उसी कॉन्सेप्ट में आपका स्कूल है, एजुकेशन फॉर ऑल, जैसा आप लोगों ने कहा। तो ये वही अवधारणा है, उसी के तहत हम काम करते हैं। सर, आज की शिक्षा प्रणाली और आपके बचपन के समय की शिक्षा प्रणाली में आपको क्या अंतर दिखाई देता है? शिक्षा प्रणाली की बात करें अगर हम, जब क्योंकि मैं भी अभी स्कूल से आया, मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ, 10 साल पहले मैं भी स्कूल में ही था, 12वीं क्लास में था मैं, आज से 10 साल पहले। तो और उसके पहले अगर मैं जाऊँ, जब मैंने एजुकेशन स्टार्ट करी हो, तो हम ये पाते हैं कि पहले की ज़रूरत के अनुसार हर तरह की पॉलिसी एजुकेशन की या जो भी हो ज़रूरत के अनुसार होती है। उस समय की ज़रूरत थी बेसिक जो फंडामेंटल एजुकेशन है, हम उस पर ज़्यादा फोकस करते थे। जब हमने फंडामेंटल गोल अचीव कर लिया कि दैट इज नाउ नॉर्मल, तो हम उसके नए नए आयामों की तरफ जाने लगे। जैसे कि अब हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे बात करते हैं, आपके यहाँ बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं अलग अलग, जैसे पिछले दिनों आपके यहाँ जैव विविधता का एक क्विज हुआ, तो वो उसी का एक हिस्सा है कि जहाँ पर हम बच्चों को उसके साथ साथ जो दूसरे डेवलपमेंट के आयाम हैं, जो डोमेन्स जो अलग अलग हमारे पास है, हम उन तक बच्चों को लेके जाना चाहते हैं, ताकि जो हमारी नई शिक्षा नीति है 2020 की, जिसमें कि मूलतः एक फंडामेंटल वर्ड जो हम कहें वो बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट है, सर्वांगीण विकास। अब जैसे कि मैं आपसे एक सवाल करूं कि आपके होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए आपको क्या क्या ज़रूरत होगी? किताबों तो हो, मस्ट है, उसके अलावा और क्या क्या चाहिए? जैसे कि जो आप बता सके कि ये चीज़ें आज अभी हमारे साथ हो रही है स्कूलों में या हम कर रहे हैं, जिससे कि हमारा एक सर्वांगीण विकास है, उसकी ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। बताइए आप जरा मुझे। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर्स, बेस्ट टीचर्स होना बहुत ज़रूरी है। बढ़िया। बच्चों को समझना ज़रूरी है, उनकी प्रॉब्लम समझना ज़रूरी है, एंड उनको पढ़ाई के लिए आगे मतलब प्रेरित करना। और ऐसा नहीं है कि क्लास में लड़कियां जो आगे बैठी हैं उन्हीं पर ध्यान दे, पूरी क्लास उनके लिए एक जैसी होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि क्लास में सिर्फ 2 ही मॉनिटर्स होते हैं, बट दोनों मॉनिटर्स के साथ साथ टीचर्स का सभी बच्चों पर ध्यान होना ज़रूरी है। जैसे कि आपने कहा, आपने एक चीज़ कही, बच्चों को समझना बहुत जरूरी होता है, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। वही कॉन्सेप्ट आज की एजुकेशन पॉलिसी में है। जब आपके टीचर्स ने बीएड करा, मैंने भी किया, तो जो पहली क्लास जो एजुकेशन की होती है वो चाइल्ड साइकोलॉजी की ही होती है, जहाँ पर कि बच्चों की साइकोलॉजी को हमें समझना है। जैसे कि अगर पढ़ाते हैं आपके शिक्षक आपको, तो वो जब तक आपको समझेंगे नहीं तब तक वो कैसे पढ़ाएंगे आप, है ना? तो दैट इज़ द न्यू थिंग, और नई प्रणाली में हम इस पर ज़्यादा जोर है, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स। लर्नर्स आप भी हैं और हम भी हैं, यानी कि टीचर अगर आपकी क्लास में है तो वो भी एक लर्नर। कैसे लर्नर है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वो भी आपसे सीखते हैं। ये एक वन वे कम्युनिकेशन ना होते हुए 2 वे कम्युनिकेशन है। एक तो ये एक नयापन जो आज की शिक्षा में हम देखते हैं। एक और आपने कहा कि क्लास में अगर आखिरी बेंच पे बच्चा बैठा हुआ तो टीचर का प्रॉपर ध्यान होता है और वो क्लास सबके लिए होती है। वही इंक्लूसिव एजुकेशन है, समावेशी शिक्षा, जहाँ पर कि कल को कोई बच्चा जिसको स्पेशल नीड होगी, CWSN जो हम कहते हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, अगर वो बच्चा भी हमारे स्कूल में है, हमारी क्लास में है, तो हमारे स्कूल का, हमारे विद्यालय और टीचर का और हम सबका भी जो क्लास में उनके साथ बैठे हुए हैं, हम सबका दायित्व बनता है कि उनको भी हमारे साथ लेके चलें। तो डेट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू एजुकेशन, जहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन होती, समावेशी शिक्षा। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं,
हम बराबर कोशिश करते जा रहे हैं कि हम जितना ज़्यादा हो सके लर्नर सेंटर्ड हो। लर्नर सेंटर्ड मतलब कि आप उसके केंद्र हो, टीचर उसका केंद्र ना हो, कि बच्चे की क्या ज़रूरत है। ये आज का बदलाव है कि हमें बच्चों की बदलाव की बच्चों की ज़रूरत उसके अकॉर्डिंग हमें चेंज होना है, ना कि हम जैसा चेंज होना चाहते हैं वैसा बच्चा बदले। नो, इट इज हम चाइल्ड सेंटर्ड लर्नर सेंटर्ड होना चाहते हैं कि बच्चे की क्या आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग हमारा पूरा सिस्टम बदल सकता है। ये चेंजेस नई चीज़ें जो हम अभी के समय में अग्रसर जिस पर की फोकस लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। सर, आपके स्कूली समय में आपके साथ घटी कोई ऐसी घटना जिसने आपको बहुत प्रभावित किया हो? देखिए, स्कूल में समझता हूँ जब हम भी स्कूल में रहे हैं, स्कूल मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ एकेडमिक्स के लिए नहीं होता। जैसे कि आप हैं, मैं हर बार हमेशा कहता हूँ कि स्कूल इज़ ए वे जो आपको ट्रांसफॉर्म कर सकता है। जैसे कि आप अपने टोटल 24 आवर्स में से कितना समय स्कूल में निकालते हैं? अराउंड 6 to 8 आवर्स। 8 आवर्स। 8 घंटे आप सोने में भी निकालते हैं, लगभग 8-9 घंटे, राइट? और 7-8 घंटे घर पे या ट्रेवलिंग करने में या यहाँ हुआ, ठीक है। यानी कि 1/3 ऑफ योर टाइम ऑफ द डे जो कि एक्टिव टाइम है आपका। एक्टिव टाइम कौन सा? यही चल रहा है हमारा 10 से 4 का, या यस फिर सर। सुबह जब हम स्कूल में होते हैं एक्टिवनेस पूरा दूसरा काम छोड़ के हम स्कूल में आ जाते हैं। तो व्हाट द स्कूल डू? स्कूल क्या करता है? स्कूल में आप बहुत चीज़ें कैसे से सीखते हैं जो कि नॉन डायरेक्ट होती, इनडायरेक्ट होती है। क्लास में किताबें तो हैं, पर बहुत चीज़ें आप अपने दोस्तों, आपके जो साथ वाले पीयर से जो आपके हैं, उनसे हम सीखते हैं। बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं कि नहीं सीखते? यस सर। तो ये चीज़ें कहीं बहुत ही बढ़ाई नहीं जाती, वो हम हमारे आसपास के लोगों के साथ रहने से सीखते हैं। और यही चीज़ें स्कूल लगातार हमें हर परिप्रेक्ष्य में हमारे जीवन के बहुत ज़्यादा हमें लीड करता है। इसलिए स्कूली शिक्षा को बहुत इम्पोर्टेंट माना गया है, इसलिए आपके टीचर्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए जो आपके साथ वाले हैं, क्लासमेट्स हैं, स्कूल मेट्स हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कि हम बहुत सारी सॉफ्ट स्किल्स होती हैं, जैसे कि दूसरों की हेल्प करना। अब किताब में है, दैट इज़ गुड, पर हम कई बार किताब नहीं पढ़ते हैं, उसके पहले भी ये चीज़ें सीख जाते हैं कि अगर आपकी फ्रेंड है, इनको आज कोई तकलीफ हो गई, तो आप ऑटोमेटिक उनसे उनकी हेल्प करने के लिए जाएंगे। दैट इज़ द सॉफ्ट स्किल जो हमें स्कूल में और हम हमारी उम्र के जो एक जैसे लोग हैं उनके साथ रहने से हमें सीखने को मिलती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्कूली समय में, जो स्कूल में मेरे साथ हुई जिसने मुझे शेप किया, उसी समय में घर पे बहुत चीज़ें हुई जो जिसने मुझे शेप किया। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और सबका अलग अलग इम्पोर्टेंस है। सर, हम बच्चे आज अपने आप को कैसे तैयार करें कि भविष्य में समृद्ध भारत का निर्माण हो? भविष्य जो भारत का है वो आपके ही मजबूत कंधों पर है, और उसके लिए अगर आपको समृद्ध मतलब अपने आप को तैयार करना है तो सबसे बड़ी जो की है वो है हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब लगातार उस पर काम करना। कई बार हमने 1 साल काम कर लिया वो, तो उसके बाद हमने छोड़ दिया, तो दैट इज़ नॉट, वो हमें आगे लेकर के जाएगा बहुत। हम अगर उसी काम को लगातार करते रहेंगे, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ करते रहेंगे अगर, तो हम निश्चित रूप से हमें सफलता प्राप्त होगी। कई बार हमें असफलता मिल भी सकती है ना, लेकिन हमें उस असफलता से सीखना है। वॉट वी कैन लर्न फ्रॉम दैट, है ना। जब हम गेम्स खेलते हैं, खेलते हैं, यस सर। तो कई बार हम जीतते भी हैं, कई बार हम हारते भी हैं। तो जो स्पोर्ट्स है वो हमें क्या सिखाता है? यही ना कि एट ए टाइम आप हार गए, कोई बात नहीं, आप जिस कारणों से हारे आप उनमें चेंजेस करेंगे और अगला गेम आप जीत भी सकते हैं। तो डेट इज़ द सॉफ्ट स्किल दैट वी कैन लर्न फ्रॉम स्पोर्ट्स। तो यही हमारे जीवन पर भी लागू होता है कि हम चलिए एक बार हम असफल हुए, कोई बात नहीं, लेकिन हम अगर उन्हीं गलतियों को अब आगे नहीं दोहराएं और उन पर काम करना शुरू करें डिसिप्लिन के साथ, तो दैट वी कैन अचीव एनीथिंग दैट वी वांट इन द नियर फ्यूचर। सर, आपके बचपन में कुछ ऐसे स्थानीय खेल जो आज आपको देखने को नहीं मिलते, आप उन खेलों के बारे में हम विद्यार्थियों को कुछ बता सकते हैं?
मेरे बचपन में कुछ खेल जो हम हाँ लगातार जो खेलते थे, पर अब विद्यार्थी मैंने बहुत कम देखने को मिलते हैं आजकल। देखने गांव में उन्हीं जगहों पर, जैसे कि पिट्ठू खेल होता था, यहाँ पे कुछ कुछ चार पांच हम पत्थर रखते थे, फ्लेट और गेंद से मारते थे और भागते थे। तो इस तरह के गेम अब गांव में भी मुझे तो बहुत कभी बहुत सालों से मैंने ही नहीं देखा कि वो कोई खेल रहा होगा। इवन मैं तो कहूँगा खेल ही अपने आप में बहुत ही, जो परसेंटेज है बच्चों की खेलने की, वो बहुत ही कम मुझे नहीं दिखते। वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो लोग खेल रहे हैं डेट इज़ गुड, पर गांव में जहाँ हम रहें वहाँ ऐसा तो अभी कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, कोई प्रॉपर ग्राउंड नहीं है, लेकिन हम भी उस समय खेलते थे। पर ओवरऑल देखा जाए तो दिन में या शाम को कोई बच्चे बहुत ही कम खेलने को, कोई सा भी गेम, क्रिकेट पॉपुलर गेम है, अब वही लोग बहुत ही कम खेल रहे हैं। तो डेट इज़ कंसर्न, वो लगता है कि मतलब हमें स्मार्टफोन से निकल के वर्चुअल वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में भी आना चाहिए, है ना, क्योंकि स्पोर्ट्स के बहुत फ़ायदे होते हैं, वो हमें बहुत कुछ सिखाता है। सॉफ्ट स्किल जो मैंने कहा, उससे डायरेक्ट हम कुछ नहीं सीख रहे हैं, पर इनडायरेक्ट बहुत कुछ सीख सकते हैं, जो कि हमारी लाइफ, हमारी सोसाइटी, हमारे नेशन के लिए, हम सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके सहारे हम, जैसे कि आपने एक विकसित भारत या हम एक समृद्ध भारत की बात करते हैं, उस तक पहुंच सकते हैं। सर, आपके स्कूली समय में आपके पसंदीदा शिक्षक कौन थे और क्यों? स्कूली समय में अलग अलग समय, चाहे प्राइमरी देखें, मिडिल, हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी, बहुत सारे, लगभग प्रत्येक शिक्षक का योगदान रहा है। पर कई बार क्या होता है, कुछ कुछ बातें, कुछ चीज़ें वो हम हमारे साथ रह जाती हैं। तो मुझे याद आता है कि अगर मैं हायर सेकेंडरी की बात करूं, तो हमारे मैथ्स के टीचर थे कमल शर्मा सर थे। उनका बहुत इम्पैक्ट रहा मेरे जीवन में, जो उन्होंने बहुत कुछ सिखाई उस समय भी। उसके पहले अगर हम जाएं, जितेंद्र सर थे, मतलब उन्होंने काफ़ी कुछ सिखाया उस समय। उसके अलावा भूपेंद्र सर थे, जब मैं 7वीं 8वीं क्लास में था, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। बाकी सभी का योगदान है, मैं नहीं कर, पर कुछ चीज़ें रह जाती हैं साथ में, तो मैं उन्हीं का जिक्र इसलिए। सर, हम विद्यालय की छात्राओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि जो मौके हमें मिल रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल रही हैं, हमें उनको बहुत अच्छे तरीके से भुनाना चाहिए। हमें लगातार हार्ड वर्क करते रहना चाहिए, हमें स्मार्ट वर्क भी साथ में करते रहना चाहिए, कंसिस्टेंसी के साथ करते रहना चाहिए। और जो हमारे लाइफ के गोल्स हैं, जो हमने सेट कर रखे हैं फॉर आवर सेल्फ, फॉर आवर फैमिली, पेरेंट्स के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए, हमारी कंट्री के लिए, हमें लगातार उनके कंप्लीट होने की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। सेटबैक्स आएंगे, नो प्रॉब्लम, है ना, गिरकर ही तो हम उठना सीखते हैं, वो वाली बात है। अगर हमें कोई तकलीफ होती भी है या परेशानी, हार होती भी है, तो हमें फिर से उठ करके उन कमियों को दूर करने के बाद लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि लाइफ को रेस नहीं समझना चाहिए, लाइफ इज़ ए ब्यूटीफुल जर्नी, एक खूबसूरत जर्नी है। हमें हर एक आयाम को लेकर के चलते रहना चाहिए, हर तरीके से अपने आप को तैयार करते रहना चाहिए फॉर हार्ड डेज, क्योंकि लाइफ विल नॉट ऑलवेज बी द सेम, है ना। हमेशा लाइफ एक जैसी नहीं होती हमारी, हमें कठिन समय भी देखने होते हैं, बहुत ही सरल समय भी होते हैं हमारे साथ, स्मूथ समय भी होता है। पर जब हार्ड टाइम्स हमारे साथ होते हैं, तो जो हमारी सॉफ्ट स्किल्स होती हैं, जो हम स्कूल्स में, ग्राउंड्स पर जो सीखते हैं, वो सॉफ्ट स्किल्स हमेशा हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो लगातार हमें हमारे होलिस्टिक डेवलपमेंट पर ही फोकस करते रहते हैं। सर, आपको हमारा विद्यालय कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। सर, आप छोटे से निवेदन पर हमारे विद्यालय में आए और हमसे बातचीत की। मुझे आपसे बात करके मेरे अंदर एक आत्मविश्वास की अनुभूति हो रही है। इसके लिए हम और हमारा विद्यालय आपके बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू सो मच। मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूँ, Yes, जब sir. मैं कक्षा 9वीं में था,
तब हमारे स्कूल में भी हमने एक प्रथा शुरू की थी रेडियो शो की। तो इस तरह से हम भी रेडियो शो किया करते थे। इस बात में डाइस के साइड हूँ। मैंने भी एक दो बार इंटरव्यू लिए हैं स्कूल में हमारे प्रिंसिपल के और सबके, तब मैं उस साइड था। थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी कुछ बातें आपके साथ शेयर कर पाऊँ। थैंक यू सो मच। Sir, it's my pleasure.